नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। प्रधानमंत्री मोदी क्या ऐसा काम भी कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने हमारा सर शर्म से झुक जाए। पूरी दुनिया जिस संगठन को शक की निगाह से देखती है, ये मानती है कि आजादी के आंदोलन में उन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी। ऐसा आरोप विपक्ष लगाता रहा है। उस आरएसएस की लाल किले की प्राचीर से तारीफ करने का मतलब क्या है? क्या मोदी जी जान गए हैं कि 17 सितंबर को विदाई वेला आ गई है? क्या 11 सालों में पहली बार वो नागपुर इसीलिए गए कि हजूर मेरी कुर्सी बचा लो? आज संघ की तारीफ प्राचीर, लाल किले की प्राचीर से करके क्या कुर्सी बच पाएगी? अभय दुबे जी से मैंने पूछा कि संघ का रिश्ता क्या है नाथूराम गॉडसे से। मैंने पूछा कि सरदार पटेल ने क्यों प्रतिबंध लगाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर, और क्या है संघ की रणनीति और मोदी के इस तरह झुकने का परिणाम क्या होगा। बहुत रोचक बातचीत है, मुझे यकीन है बातचीत बहुत पसंद आएगी अभय दुबे जी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय जी के 4 PM न्यूज नेटवर्क में। स्वागत है बहुत बहुत अभय दुबे जी आपका। आजादी की लड़ाई में, आजादी के संघर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कितना बड़ा योगदान था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन अंग्रेजों की मुखबरी कर रहा था और कौन अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये पूरा है, इतिहास में पन्नों पन्नों में दर्ज है। एक संगठन जो भारतीय संविधान को नहीं मानता था, जिसने सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं लहराने दिया। 53 साल तक संजय, 53 साल तक, 53 साल तक 53 झंडा साल नहीं तक। लहरा। 53 साल तक उस आरएसएस की तारीफ के पुल में आज गंगा जमुना सरस्वती का पानी एक कर दिया मोदी जी ने। सितंबर में मोदी जी का रिटायरमेंट है, मोहन भागवत ने इशारा कर दिया। तो जिस तरह से ये मोहन भागवत के चरणों में गिरने का अभियान है, जिस तरह 11 सालों में पहली बार नागपुर गए, तो ये क्या माना जाए कि लाल किले की प्राचीर जो पूरी दुनिया सुनती है, एक ऐसा संगठन जो तमाम जगह सांप्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी माना जाता है, उसके संपर्क गोडसे से जो कोई बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या रहे हैं। आपने तो किताब भी लिखी है, उस किताब में बहुत विस्तार से आपने जिक्र किया है। मैं चाहूंगा आज की बातचीत में आप उस किताब के भी कुछ अंश बताइए। प्रधानमंत्री की मजबूरी क्या थी लाल किले प्राचीर से एक ऐसे संगठन की तारीफ करना? क्या सिर्फ कुर्सी बचाना या कुछ और? देखिए, दो मजबूरियां थी प्रधानमंत्री की। पहली मजबूरी तो यह है, जिसका आपने अपनी भूमिका में अच्छी तरह जिक्र किया है, कि प्रधानमंत्री किसी न किसी प्रकार आरएसएस को खुश रखना चाहते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश रखना चाहते हैं। इसीलिए वो नागपुर भी गए थे। तो वो चाहते हैं कि भाई ये अगर ये खुश रहे तो हमारा 75 साल सितंबर में जो पूरे होंगे, तो थोड़े दिन हमारी सत्ता में मौजूदगी, सत्ता के प्रधानमंत्री पद पे, कुर्सी पे हम बेरोक टोक थोड़ा समय और गुजार देंगे, और हटेंगे भी तो हमारा जो रिटायरमेंट पैकेज होगा वो जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाएगा। हम जिसको उत्तराधिकारी बनाएंगे कमोबेश उसको हमारा उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। हमें ऐसे पद पे बैठा दिया जाएगा जिस पद पर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के सामने बहुत खतरा है। जिस दिन वो सत्ता से हटे और अगर किसी ऐसे पद पर नहीं रहे जहां उन्हें इम्यूनिटी नहीं हुई उनके पास में, तो उनके ऊपर बहुत मुकदमे होंगे। लोग तैयार बैठे हुए हैं, मैं आपको बताऊं। और इसमें दोनों तरह के लोग तैयार बैठे हुए हैं। विदेशों के लोग भी तैयार, विदेशों में लोग बैठे हैं वो भी तैयार हैं, और भारत के अंदर भी उनकी डिग्री को लेके, उनकी जन्म तिथि को लेके, उनके तमाम सारे दावों को लेके, कि हमने उस वक्त सब पूछा जाएगा कि भाई आपने बचपन चाय बेच के गुजारा, मतलब तो वो उस वक्त जब आप चाय बेचने का जब आप बताते हैं कि आप इतने साल के थे और आप चाय बेच रहे थे और वडनगर स्टेशन पे चाय बेच रहे थे, तो उस वक्त तो वडनगर में रेलवे स्टेशन ही नहीं था। रेलवे स्टेशन तब बना जब आप 33 साल के हो गए। वहां से केवल रेलवे लाइन गुजरती थी, वहां स्टेशन नहीं था। अब मैं डिग्री की तो जिक्र करूंगा ही नहीं उसके ऊपर, तो फिर हम लोगों का पूरा कार्यक्रम उसी पे हो जाएगा। तो मोदी जी के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर सांप्रदायिकता भड़काने के जाने कितने मुकदमे इनके ऊपर लगेंगे। तो ये बहुत डरे हुए हैं ये सब लोग कि किसी तरीके से सत्ता बनी रहे हाथ में। और मोदी जी विशेष रूप से डरे हुए हैं कि बाकी सब लोगों को तो छोड़ देंगे, लोग सत्ता में लोग आते आते रहते हैं, मोदी जी को कोई नहीं छोड़ेगा। मोदी जी के ऊपर मुकदमे तमाम लगेंगे, क्योंकि इतने ज्यादा झूठ बोले हैं, इतना सब प्रपंच किया है। तो वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में बने रहें, या प्रधानमंत्री न होते हुए भी हमें ऐसे पद पर रखा जाए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी भी इस तरह के पद पर रखा जाए, हमारी इम्यूनिटी बनी रहे, हमारे ऊपर मुकदमे। ये एक बहुत बड़ी चिंता है इनकी।
इसलिए इन्होंने एक तो इस वजह से किया। दूसरा ये भी है, ये भी एक तथ्य है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे ही, और पहली बार जब मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो उसके पीछे संघ और भाजपा सबकी सहमति थी। वही गुजरात में हजूरियाओं के बीच में जूतम पैजार चल रहा है, उससे बचने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए, न जो सुपरिभाषित रूप से खजूरिया है न हजूरिया है, उसको बना दिया जाए। तो इनको पहली बार सत्ता में आने का मौका मिला। तो जाहिर है संघ के 100 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे मौके पर उन्होंने देखा ये एक अवसर भी है, इसको किया जाए। लेकिन आप इस बात को देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या। पहले शब्द में मैं कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर संवैधानिक सत्ता केंद्र है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर ऑफ पावर है। वो न निर्वाचित है, नहीं किसी भी भारतीय कानून के तहत किसी भी एसोसिएशन के तौर पर, किसी संगठन के तौर पर, किसी कारपोरेट एंटिटी के तौर पर किसी भी तरीके से कहीं उसका रजिस्ट्रेशन है, कहीं कोई दर्ज नहीं है। वो किसी भी कानून को नहीं मानता, अपने आप को सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन कहता है। लेकिन दुनिया का कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक संगठन सत्ता पे कब्जा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, बता दीजिए आप हमें। कभी आपने सुना है कोई सामाजिक सांस्कृतिक संगठन सत्ता पे कब्जा करने के लिए इसने राजनीतिक दल बनाया हो? कभी नहीं सुना होगा आपने। उन्होंने राजनीतिक दल बनाया, योजनाबद्ध रूप से लगातार कोशिश की, सत्ता पे कब्जा किया। पहले गठजोड़ राजनीति के जरिए कब्जा किया, फिर स्पष्ट बहुमत से कब्जा किया, अब फिर गठजोड़ राजनीति के जरिए कब्जा किए हुए हैं, और सत्ता पे कब्जा बना रहे इसके लिए हर किस्म का उपाय करता है। अब दूसरी बात ये रही, अभी जो बहस चल रही है, मैं अभी एबीपी चैनल से इस प्रकार की बहस करके आ रहा हूं, बहस चल रही है कि संघ का आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है। वहां पे संघ के दो स्वयंसेवक जो अपने आप को उनको संघ विचारक भी कहा जाता है, वो लगातार तरह तरह के दावे कर रहे थे कि ये योगदान है, वो योगदान है। डॉक्टर हेडगेवार ने जेल काटी और सरदार पटेल ने उनकी तारीफ भी, तरह तरह के वो दावे कर रहे थे। तो मैंने वहां से 2 सवाल वहां पूछे थे। उन सवालों को मैं 4PM के साथ भी मैं साझा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं 4PM की जो विशाल जो सदस्य संख्या है, जो 70 लाख से ज्यादा हो चुकी है, वो भी इस बात को सुने। 78 लाख सर, 78 लाख। 80 लाख होने जा रही है, 80 लाख होने जा रही है। पहली बात, कहा जाता है कि 1947 में भारत में जो आजादी मिली, उस आजादी में उनका दावा यह है कि हमारा बड़ा जबरदस्त योगदान था। संघ के विरोधी कहते हैं इनका कोई योगदान नहीं था। आजादी मिली थी 1947 में। मैं कहता हूं कि 47 को पलट दो, 7 को आगे ले आओ, 4 को पीछे ले जाओ, तो 47 74 में बदल जाएगा, 1974 हो जाएगा। 1974 वो वर्ष है जब संघ ने अपने चेहरे को बदलना शुरू किया। मैंने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का शीर्षक है हिंदू एकता बनाम ज्ञान की राजनीति। बहुत लोकप्रिय पुस्तक है, बहुत लोगों ने पढ़ी है, संघ और भाजपा के भीतर भी बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा। 1974 में संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक बाला साहब देवरस ने पूना की वसंत व्याख्यान माला में एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जो पहले कभी किसी सरसंघ चालक ने नहीं कही। उसके बाद से संघ ने धीरे धीरे बदलना शुरू किया, एकदम नहीं, वो संघ को बदलने का एक आह्वान था। उसी भाषण में उन्होंने पहली बार कहा कि संघ को चाहिए कि ये वर्ण व्यवस्था का बचाव करने, दार्शनिक बचाव करने की कोशिश छोड़ दे। वर्ण व्यवस्था अब किसी काम की नहीं रह गई है, एक जमाने में काम की थी, इसको ठीक से मर जाने देना चाहिए, इसका दार्शनिक बचाव नहीं करना चाहिए। एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो गांधी और आगरकर, इन सब लोग जो है, इन लोगों ने जो हिंदुओं की आलोचना की है, जैसे कि गांधी जी ने अस्पृश्यता के लिए, छुआछूत के लिए हिंदुओं की आलोचना की थी, तो उन्होंने कहा इन सब लोगों को, इनकी जो बातें थी उनका बुरा नहीं मानना चाहिए और इनको प्रातः स्मरणीय व्यक्ति घोषित कर देना चाहिए और इनको हिंदू चिंतक के तौर पर देखना चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने कई बातें कही। उसी के बाद से संघ में ऐसे बहुत से संगठन, जैसे मान लीजिए बनवासी कल्याण आश्रम था, तो वो निष्क्रिय पड़ा हुआ था।
बाला साहब देवरस ने उसको सक्रिय कराया ताकि वो आदिवासियों के अंदर ठीक से काम कर सके। तो संघ का चेहरा धीरे धीरे, बहुत प्रतिरोध भी हुआ उनकी बातों का, संघ का चेहरा धीरे धीरे करके बदलना शुरू हुआ। अब ये जो संघ के तथाकथित विचारक हैं, ये एक तरह का झांसा दे रहे हैं लोगों को। वो झांसा ये दे रहे हैं कि आज जो संघ का चेहरा है, आज संघ संविधान को मानता है, आज संघ तिरंगे को मानता है, लेकिन अभी आपने बताया कि 53 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। तो यानी जब तिरंगा आपने फहराना शुरू किया, उससे पहले आप कुछ और थे, अब आप कुछ और हैं। ये चाहते ये हैं कि अब जो है वही माना जाए कि पहले दिन जो 1925 में विजयदशमी दिन स्थापना हुई, तभी से संघ ऐसा है। सन 42 के आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था। हाँ, ठीक बात है। गुरु गोलवलकर ने गांधी जी को जो चिट्ठी लिखी थी, उसमें 7-8 सवाल पूछे थे गांधी जी से। उन सवालों को पढ़ लीजिए आप, सामने स्पष्ट हो जाएगा पूरा का पूरा कि भाई इनका मतविरोध क्या था राष्ट्रीय आंदोलन से। ये साफ हो जाएगा। जब संविधान पारित हुआ था तो ऑर्गेनाइजर में उसके खिलाफ संपादकीय छपा था, सब लोग इस बात को जानते हैं। सरदार पटेल ने पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी को और उसके बाद में गुरु गोलवलकर को जो पत्र लिखे थे भारत के गृह मंत्री के तौर पर, उसमें साफ था कि भाई, फिर गुरु गोलवलकर ने जो उनको अंडरटेकिंग दी कि भाई हम ऐसे काम नहीं करेंगे, उन्होंने उसमें कहा कि हम, गुरु गोलवलकर ने लिख के दिया, दस्तखत करके दिए कि हम संविधान के प्रति वफादारी दिखाएंगे और तिरंगे के प्रति वफादार रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर सरकार का शक था कि आप संविधान के प्रति वफादार नहीं है, तिरंगे के प्रति वफादार नहीं है। तो ये बातें अपने आप में स्पष्ट हैं। ये झांसा ये लोग देना चाहते हैं कि लोग इनकी सत्ता और इनके नैरेटिव के दबाव में ये मान लें कि संघ विजयदशमी के दिन 1925 में स्थापित हुआ, उस वक्त से वैसा ही है जैसा कि आज वो अपने आप को बताता है, जबकि ये हकीकत नहीं है। एक तो उन्हें ये करना बंद कर देना चाहिए कि कोई नहीं मानेगा इनकी बात, ना कोई मान रहा है। दूसरी समस्या क्या है कि अगर इनके पास कोई प्रमाण है तो 17 साल हो गए उनको उस देश की सत्ता में। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। 17 साल में एक प्रामाणिक पुस्तक इन लोगों ने सबने मिलकर नहीं लिख पाई, इनके बुद्धिजीवियों ने, जिससे सारे शकों का निवारण हो जाता है इनके बारे में। इस तरह की बिखरी हुई बातें करते हैं कि वो फलाना हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी थी, उसको पढ़िए। अब इन्हीं को पता है वो खबर छपी थी और किसी को नहीं पता। हाँ, वहां पे देखिए उसने ये कहा था, जब दिल्ली की झुग्गी बस्ती के अंदर एक संघ शिविर लगा था, उसमें आए थे सरदार पटेल, तब उन्होंने संघ की देशभक्ति की तारीफ की थी। अब किसी को नहीं पता है, ये इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ झुग्गी उबड़ी, कहाँ पटेल आए, कुछ नहीं पता। राकेश सिन्हा कह रहे हैं, सौरभ मालवी कह रहे हैं, रतन शारदा कह रहे हैं, यही सब लोग कह रहे हैं बस। और कोई संघ के स्वयंसेवक ही कहते हैं इस बात को, और कोई नहीं इन बातों को कहता। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। अगर वास्तव में इनके पास कोई प्रामाणिक इतिहास है तो अभी तक तो है हिंदी और अंग्रेजी में और अन्य भारतीय भाषाओं में ठोस पुस्तक लिख देनी चाहिए थी जो अकाट्य होती। अगर कोई उसके ऊपर तथ्यों पर आक्रमण करता तो ये जवाब देते उसका कड़ा। सही बात है, बिल्कुल देते। 17 साल से सत्ता में है, सारी सरकार इनके ताबेदारी में है, सारे संसाधन इनके पास हैं, हर जगह इन्होंने अपना आदमी बैठा रखा है, हर विश्वविद्यालय का कुलपति इनका है, जितने प्रोफेसरों की नियुक्ति होती है इनकी नियुक्ति होती है। अब आप देखिए झूठ का सिलसिला शुरू होता है। मोहन भागवत अभी 15 अगस्त से पहले अपने एक कार्यक्रम में कहते हैं कि हिंदुस्तान में लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा नसीब नहीं है। वो कोई दिन जब नसीब होती है, ये भी मान रहे हैं कि कभी थी नसीब। उस भाषण में ये भी मान रहे हैं, मेरे पास भाषण का क्लिप भी है, ये भी मान रहे हैं कि वो नसीब थी। इसका मतलब आपके शासन में वो नसीब नहीं रह गई, खत्म हो गई। किन से कह रहे हैं आप? ठीक बात। जब नरेंद्र मोदी आपको नागपुर में मिलने गए तो नरेंद्र मोदी से नहीं कहा था कि भाई आप प्रधानमंत्री के तौर पे आप स्वास्थ्य शिक्षा का इंतजाम क्यों नहीं करते? फोन उठा के कह देते। नहीं, मान लो आमने सामने आए प्रधानमंत्री मिलने, और खुद भी आए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, ये भी यहाँ मिलने आए, प्रधानमंत्री भी इनसे मिलने के लिए गए। 2 मुलाकातें हुई जो मीडिया के जरिए हम तक पहुंची, हमने उन मुलाकातों में चर्चा भी की। तो आपने क्यों नहीं, आपने इस बात को सुरक्षित रख लिया अलग भाषण के लिए अपने, कि हिंदुस्तान में स्वास्थ्य शिक्षा नहीं मिल रही है लोगों को। उत्तर प्रदेश में आपका चहेता आदमी मुख्यमंत्री है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। मोदी जी का चहेता नहीं है, लेकिन भागवत का चहेता तो है। हाँ,
वो उस व्यक्ति के जमाने में कितने 20-25 हजार से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। अखिलेश यादव को उनकी जगह पीडीए पाठशालाएं चलानी पड़ रही हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाई चाहिए। ये लोग उल्टे सीधे उन पे आक्षेप लगाते हैं, स्कूल नहीं चलाते, उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। तो जब इस प्रकार पूरा तरह झूठ का एक पूरा व्यापार चल रहा है, ये जो स्थिति है ये बहुत ही अफसोसनाक है। इन लोगों ने, अच्छा, जब इन की आलोचना की जाती है तो कहते हैं कि आप इतना झूठ, उल्टा कहते हैं आप इतना झूठ बोल रहे हैं, आपने गोयबल्स को मात कर दिया। आज वहां पे यही कहा गया। अच्छा, जब गोयबल्स तो इनके आदर्श हैं। गोयबल्स का कहना ये था, हिटलर का प्रचार मंत्री था गोयबल्स, उसका कहना था कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो सच में बदल जाता है। ये इनमें क्षमता ये है कि एक झूठ को 10,000 बार बोल सकते हैं, 1,00,000 बार बोल सकते हैं, तब तक बोलते रहते हैं जब तक कि वो सच में नहीं बदल जाता लोगों की निगाह में, या खुद को ही कभी कभी सच मानने लगते हैं, उसको मुगालते में चले जाते हैं, इनको नुकसान भी होता है राजनीतिक। तो ये स्थिति है। मेरा मानना है अगर ये वास्तव में भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में अपने योगदान को स्थापित करना चाहते हैं तो ये उसका एक प्रामाणिक इतिहास पेश करें। इनकी रुचि क्यों नहीं है उस प्रामाणिक इतिहास को पेश करने में? भाई, जो लोग कहते हैं कि हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे पीएचडी की, आज सौरभ मालवीय ने कहा कि उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पे पीएचडी की। हमारे मित्र हैं राकेश सिन्हा साहब, अच्छे मित्र हैं, उनसे मेरी कभी कभी चर्चाएं भी होती हैं, हालांकि हम लोगों के विचार अलग अलग हैं, चर्चाएं होती हैं। तो उन्होंने भी संघ के अंदर जो अंतर्द्वंद था सावरकर को लेकर, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने पीएचडी की, अच्छी किताब है उनकी। लेकिन उसमें भी ये कहीं निकल के नहीं आता कि राष्ट्रीय आंदोलन में आपका क्या योगदान था। भाई, सावरकर से आपके जो मतभेद थे वो तो निकल के आते हैं उसके अंदर से। मैंने भी अपनी किताब में उसका उल्लेख किया है, मैं बता रहा हूं मतलब तथ्य कहां पे मौजूद है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इन लोगों को एक कमजोर विकेट पे पहुंचा देती है। जब भी कुछ ऐसी बात कहते हैं उसके ऊपर विवाद पैदा हो जाता है और फिर इनकी छिलाई होने लगती है। आज छिलाई हो रही थी उस मंच पे, एक छिलाई हम लोग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर सरदार पटेल इनके आइडियल थे, इतने आदर्श थे, और संघ इतना महान है कि उसने आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया, तो सरदार पटेल ने संघ पे प्रतिबंध क्यों लगाया था? देखिए, सरदार पटेल ने संघ पे प्रतिबंध लगाया था, सरदार पटेल ने खुद ही लिखा है और हम सब लोग जानते हैं उनको भाई क्यों प्रतिबंध लगाया था। सरदार पटेल ने ये तक लिखा है कि गांधी जी की हत्या हुई तो आप लोगों ने इन लोगों ने मिठाई बांटी थी। ये सब सरदार पटेल के दस्तखत किए हुए दस्तावेजों में मौजूद है। उनमें स्पष्ट है कि भाई सरदार पटेल पूरी तरह विश्वास था कि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं ये लोग, वो सारे काम करते हैं ना। विश्वास था कि गांधी जी की हत्या जो हुई जिस माहौल में, उस माहौल में इन लोगों को बनाने में इन लोगों की प्रमुख भूमिका थी। ये सब बिल्कुल स्पष्ट रूप से मतलब लिखा है सरदार पटेल ने, और इन लोगों को ही लिख के भेजा है, गुरु गोलवलकर को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिख के भेजा है उन्होंने। फाइलों में दर्ज है, रिकॉर्ड में दर्ज है पूरा। इस रिकॉर्ड को ये मिटा नहीं सकते किसी भी तरीके से। स्थिति ये है, अब कितनी भी कोशिश कर ले मिटा, नरेंद्र मोदी 100 साल प्रधानमंत्री रहने, ये रिकॉर्ड नहीं मिट सकता। ठीक बात है। अच्छा, ये जब सरदार पटेल को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हैं, इसके अंदर भी एक तिकड़म है। इनको असल में चाहिए, नेहरू के खिलाफ किसी को आदमी को खड़ा करना चाहते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खड़ा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका कोई योगदान कुछ इस तरह का है नहीं। सरदार पटेल का एक बहुत महान योगदान है कि जब हिंदुस्तान, जो देशी रियासतें थी, यानी जहां अंग्रेजों की हुकूमत नहीं थी, प्रिंसली स्टेट्स जिनको बोला करते थे, उनका हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद में हिंदुस्तान में विलय करके इसकी भौगोलिक एकता बनाना पूरी तरीके से, ये काम सरदार पटेल ने बड़ी कुशलता के साथ किया था। इसका श्रेय सरदार पटेल को जाता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये व्यक्ति सही है, गुजराती भी था और महात्मा गांधी भी गुजराती थे, तो कुल मिलाकर नेहरू के खिलाफ इनको खड़ा कर दिया। तो एक बड़ा सा एक बुत बनवा दिया सरदार पटेल का इन्होंने, बहुत ऊंचा। जबकि सरदार पटेल व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसकी राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, जीवन में कभी नहीं रही, कभी स्पर्श भी नहीं किया उन्होंने, उसको कोई मतलब ही नहीं। जब भी संपर्क ही हुआ तो उन्होंने कड़ी आलोचना ही की उन्होंने। ये स्थिति थी। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, गांधी जी के शिष्य थे,
जवाहरलाल नेहरू के सहयोगी और परम मित्र थे, दोनों के बीच में इतना अच्छा संबंध था, इसकी कोई सीमा नहीं। अब जहां तक किन्हीं बातों पर अंतर्विरोध और मतभेदों का सवाल होता है, मतभेद तो गोलवलकर और बाला साहब देवरस में भी थे, किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर। ठीक बात है, और ये बातें तो इतिहास में दर्ज हैं, इतिहास के पन्नों में। सुदर्शन में और अटल बिहारी वाजपेयी में मतभेद थे। आज मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में मतभेद है। इसका मतलब ये थोड़ी ना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत एक दूसरे के दुश्मन है, नहीं, वो दोनों एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। उसी तरीके से सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, वो एक ही तरह का राष्ट्र बनाना चाहते थे और उन्होंने वो राष्ट्र बनाया, ये उस राष्ट्र को बिगाड़ रहे हैं। जो नेहरू का बनाया हुआ भारत था उसको तबाह किया जा रहा है, तो नेहरू का सेकुलरिज्म था उसको खत्म किया जा रहा है, जो नेहरू का धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत था उसको बर्बाद तबाह किया जा रहा है। लेकिन मुझे बताइए, लाल किले की प्राचीर से संघ की इतनी तारीफ, पूरी दुनिया में इसके क्या संदेश गए होंगे? जो दुनिया भर के लोग हैं जो भारत पर निगाह रखते हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या होगा? इस वक्त नरेंद्र मोदी की राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, उसमें उनका फोकस इस बात पर नहीं है कि दुनिया में हमें कैसे समझा जाएगा। उनका फोकस इस बात में है कि निकट भविष्य में उनका क्या होने वाला है, इस बात पे उनका फोकस है। सारे काम वो इसलिए कर रहे हैं। अब इसलिए बार बार वो अपनी स्पीच में कहते हैं, वो और दूसरे लोग भी कहते हैं, हमने सेनाओं को पूरी छूट दी। अच्छा, ये एक ऐसा झूठ है, वो सोचते हैं कि हम एक आध करोड़ बार बोल देंगे तो हम शायद इसको सच में बदल दें, जबकि बड़े बड़े फौजी अफसर सार्वजनिक रूप से इस बात को कह चुके हैं कि सेना को छूट नहीं दी इन्होंने। सेना को उन्होंने बताया कि आपको इस दायरे के बाहर नहीं जाना है, आपको केवल आतंकवादी ठिकानों पे हमला करना है, आपको इसके आगे और कुछ नहीं करना है। तो उन्होंने हाँ, आतंकवादी ठिकानों पे कैसे हमला करना है इसकी छूट दी, ये आप तय कीजिए। ये नहीं छूट दी उन्होंने कि आप अपना निशाना खुद तय करें। तो ये लगातार ये झूठ बोलते रहते हैं। ये बिल्कुल साबित, कैप्टन शिव कुमार का क्लिप नेट पे मौजूद है, कोई भी सुन सकता है। वो माइक पे बोल रहे हैं कैप्टन शिव कुमार, और वो इंडोनेशियन एम्बेसी में अटैची हैं, भारत के मिलिट्री अटैची है। तो वो भारत के अधिकारी हैं वहां पे, भारत सरकार के, वो वहां पे बोल रहे हैं। जो हमारे जो सीडीएस हैं, उनके वक्तव्य में भी इस बात को देखा जा सकता है। इसी तरीके से हमारे जो थल सेना उप प्रमुख हैं, उनकी बात आपको सुन लीजिए, सभी जगह ये बात निकल के आती है। ये लगातार कह रहे हैं हमने खुली छूट दी। ऐसा लगता है कि कोई जादू है, खुली छूट दी। अच्छा, इस बात को बार बार कहने की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ, सही बात, क्या जरूरत है कहने की? हाँ, जरूरत, आप इतने बार इस बात को कह रहे हैं, यही अपने आप में चुगली खाता है कि आपने छूट नहीं दी। हाँ, कहीं ना कुछ। एक आखिरी सवाल, गोडसे के और संघ के क्या संबंध थे? गांधी जी के हत्यारे के संघ के क्या रिश्ते? देखिए, ये एक शब्द नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं, इकोसिस्टम। कई बार अपने भाषणों में सुना होगा आपने। तो संघ परिवार और हिंदुत्व की राजनीति का एक इकोसिस्टम है। नाथूराम गॉडसे उसी इकोसिस्टम के अंदर पले बड़े थे। उनका जो विचारधारात्मक दिमाग बना था पूरा, मतलब है, उनके जो आग्रह थे, पूर्वग्रह थे, जो भी थे, सब उसी में बने थे। वो संघ की शाखाओं में भी गए थे। अब ये नहीं कि ठीक उस हत्या की थी उस वक्त वो संघ से आदेश लेके आए थे कि नहीं आए थे, ये एक अलग बात है। इस इकोसिस्टम में कई लोग थे, उसमें संघ भी था, सावरकर था, हिंदू महासभा थी, ये सारे लोग, इसका पूरा बालकृष्ण बुंजे थे, इन सब लोगों ने मिलकर एक इकोसिस्टम बनाया था। उस इकोसिस्टम की पैदाइश थी नाथूराम गॉडसे, और उसका फलितार्थ था महात्मा गांधी की हत्या। तो इसीलिए संघ के सभी लोगों में मन में उनका हीरो नाथूराम गॉडसे है। ऊपर से कुछ भी कहते रहे, ये लोग नाथूराम गॉडसे को जो है ना, वो कभी भी नायक मानना बंद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया, मुझसे बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत, मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।